आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट के पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पढ़ चुके थे, ठीक है। इनके यूनिट्स पढ़ चुके थे, मेजरिंग के सिस्टम कितने थे वो सब पढ़ चुके थे, एसआई सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल फिजिकल जो क्वांटिटी है उनके जो यूनिट है सारे यूनिट का डिफिनीशन। जैसे मास का यूनिट किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम कितने को कहते हैं, लेंथ का यूनिट मीटर है तो 1 मीटर कितने को कहते हैं उसका डिफिनीशन, ठीक है। तो 1 किलोग्राम का डिफिनीशन है, पहले समझ लीजिए कि फ्रांस की कैपिटल जो है पेरिस के पास एक जगह है सेवरेस। उस सेवरेस नामक जगह पर स्थान पर इंटरनेशनल वेट्स एंड मेजरमेंट का एक ब्यूरो है, ब्यूरो मतलब एक ऑफिस है, कार्यालय है, ठीक है। वहां पर प्लेटिनम और इरिडियम के एलॉय का एक रॉड बनाकर रखा गया है, ठीक है। वहां पर एक एलॉय प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का एक रॉड बनाकर रखा गया है, उसके मास को ही हम 1 kg कहते हैं। डिफिनीशन है 1 kg इज द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम। 1 किलोग्राम जो मास है वह एक प्रोटोटाइप का मास है विच इज स्टैंडर्ड ब्लॉक ऑफ प्लेटिनम एंड इरिडियम एलॉय, यानी कि प्लेटिनम और इरिडियम एलॉय से मिलकर वो बना है। प्रिजर्व्ड मतलब रखा गया है, ठीक है, इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट में इसको प्रिजर्व किया गया है, ठीक है। कहाँ है? एट सेवरेस नियर पेरिस, फ्रांस। यानी फ्रांस के जो कैपिटल है पेरिस, उसके पास सेवरेस नामक जगह पर इंटरनेशनल वेट्स एंड मेजरमेंट के ब्यूरो है, उसी में यह प्रोटोटाइप किलोग्राम बनाकर रखा हुआ है, उसी को 1 kg कहते हैं। इसका एक और भी डिफिनीशन है, इसका एक अदर डिफिनीशन है कि 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 1 लीटर प्योर वाटर 1 kg के इक्वल होता है, 1 kg के इक्वल होता है, ठीक है। 1 kg वाटर ना 1 kg इज द मास ऑफ 1 लीटर प्योर वाटर केप्ड एट 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 किलोग्राम वह मास होता है, ठीक है, जिसमें प्योर वाटर 1 लीटर 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। यानी कि 1 लीटर वाटर प्योर हो 4 डिग्री सेल्सियस पर उसको रखा जाए तो उसका जो मास होगा वह 1 kg के इक्वल होता है। ये डिफिनीशन आपको लिखा नहीं है, कोई एक जानिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट डिफिनीशन आपका है 1 मीटर की डिफिनीशन देखिए, ठीक है। 1 मीटर को स्टैंडर्ड मीटर भी बोला जाता है। एग्जाम में पूछे स्टैंडर्ड मीटर क्या होता है, स्टैंडर्ड किलोग्राम क्या होता है, तो 1 मीटर या 1 किलोग्राम का डिफिनीशन दे देंगे, वही क्या है स्टैंडर्ड मीटर या स्टैंडर्ड किलोग्राम, ठीक है। द स्टैंडर्ड मीटर इज एग्जैक्टली इक्वल टू द इतना वेवलेंथ 16.6373 वेवलेंथ इन वैक्यूम ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम क्रिप्टॉन 86। यानी कि क्रिप्टॉन 86, क्रिप्टॉन एक मेटल है, ठीक है, ठीक है, एक एलिमेंट है। क्रिप्टॉन 86 से, ठीक है, जो लाइट एमिट होंगे, ठीक है, वो लाइट एमिट होते हैं ऐसे वेव के फॉर्म में वो एमिट होते हैं। तो यहाँ से चल के जब यहाँ आता है तो 1 वेव कंप्लीट होता है, ठीक है, 1 वेव या 1 साइकिल कंप्लीट होता है। इस डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम? वेवलेंथ लैम्डा। क्या कहते हैं? वेवलेंथ लैम्डा। तो इस छोटे बहुत छोटा घटा उसका वेवलेंथ उसका बहुत छोटा है। तो क्रिप्टॉन 86 से निकलने वाला जो लाइट होते हैं, एमिट होने वाले जो लाइट होते हैं, जो रेडिएशन होता है, उसके वेवलेंथ के 1650 763.73 टाइम इतने वेवलेंथ के इक्वल 1 मीटर होता है। इसके 1 मीटर में क्रिप्टॉन 86 के वेवलेंथ इतने टाइम आएंगे, यानी इतने टाइम क्रिप्टॉन 86 के वेवलेंथ 1 मीटर के इक्वल होते हैं। नोट करिए इसको। और करके 1 मीटर का एक और डिफिनीशन है। आप लोग जानते हैं कि लाइट की स्पीड कितनी होती है? लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कोई वास्तव में इतना नहीं होता है, ठीक है। वास्तव में लाइट की स्पीड होती है 3
29979245 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, इनके पावर के रूप में लिखेंगे, तो यहां से पावर उठा के 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 उठा के यहां लाएंगे 2.9979245 10 टू द पावर 8 ऐसे लिख सकता है। ये जो है ये इस वैल्यू को हम केवल पॉइंट के बाद दो ही पहले तक रखें तो क्या दिक्कत है, अप्रॉक्स वैल्यू ले लें हम। तो लाइट की स्पीड कितनी हुई 2.99 × 10 टू द पावर 8। 2.9 को हम लगभग 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 3। यही हम याद करते हैं 3 × 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वास्तव में लाइट की स्पीड इतनी नहीं है, इतनी है, वह अप्रॉक्स वैल्यू। ओके, लाइट की स्पीड इतनी होती है, ठीक है। तो यानी कि लाइट की स्पीड कितनी जाएगी, लाइट की स्पीड इन वैक्यूम 299792458 मीटर पर सेकेंड मीन्स इतना मीटर जाता है 1 सेकेंड में, ठीक है। लाइट 299792458 मीटर जाता है 1 सेकेंड में, ठीक है। 1 मीटर जाएगा कितने, 1 मीटर जाएगा कितने सेकंड में 1/, इसको मैं इधर भेज दूंगा डिवाइड करने के लिए, ठीक है। 299792458 कितना सेकंड, बात में आ रहा है। 1/, जितना सेकंड में लाइट वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे ही क्या करते हैं हम 1 मीटर करते हैं, उसे क्या करते हैं 1 मीटर। डिफिनेशन बताने जा रहा हूं, देखिए 1 मीटर इज द पाथ ट्रेवल बाय अ लाइट इन वैक्यूम इन इतना सेकेंड। इतना 1/, इतना सेकेंड में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जितने पाथ को ट्रेवल करेगा, वही क्या है 1 मीटर के इक्वल है। नोट करिए, इसको हम लिख लेते हैं वर्ड में। 1 मीटर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ लाइट इन वैक्यूम इन 1/, जो आपको पहले बता चुका हूं, 1/, ये 1 है, 299792458 सेकेंड। कितने सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसे इनका कहेंगे 1 मीटर। नोट करिए। नेक्स्ट थर्ड है 1 सेकेंड या स्टैंडर्ड सेकेंड। स्टैंडर्ड सेकेंड या व्हाट इज मीन बाय सेकेंड या व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ 1 सेकेंड, सबका डिफिनेशन एक ही लिखना है, ठीक है। 1 सेकेंड किसे कहते हैं पहले आप समझिए। आज नून मतलब दोपहर का टाइम जो होता है, एक नून से नेक्स्ट नून की जो टाइम है उस टाइम को बोलेंगे हम सोलर डे। क्या बोलेंगे? सोलर डे। ओके, ऐसे ही साल भर के सोलर डे का एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालेंगे साल भर के, है ना, 1 ईयर के सोलर डेज का क्या करेंगे हम मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो उसे बोलते हैं मीन सोलर डे। मीन सोलर डे, ठीक है। मीन सोलर डे जो कि एग्जैक्टली 24 घंटा होता है, ठीक है। मीन सोलर डे का, ठीक है, मीन सोलर डे का 1/86,400 86,400, ठीक है। इतना पार्ट को हम 1 सेकेंड करते हैं, 1 सेकेंड करते हैं। यानी कि मीन सोलर डे का 1/86,400 पार्ट को हम बोलेंगे 1 सेकेंड। फिर समझिए, एक नून से दूसरे, एक दोपहर से दूसरे दोपहर के बीच के टाइम को बोलेंगे हम सोलर डे। क्या बोलेंगे? सोलर डे। ऐसे साल भर में 365 सोलर डे होंगे, तो 365 सोलर डे के टाइम को जोड़कर और उसका 365 में डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा आपका मीन सोलर डे। क्या निकल जाएगा? मीन, उसका एवरेज निकाल लेंगे। तो मीन सोलर डे का 1/86,400 पार्ट को हम बोलते हैं क्या? 1 सेकेंड। ये डिफिनेशन पुराना हो गया। प्रेजेंट टाइम में जो डिफिनेशन है उसको मैं नोट कर दे रहा हूं, उसको आप भी कॉपी में नोट करिएगा।
ठीक है। 1 सेकंड का डेफिनेशन समझिए कि सीजियम 135 ठीक है के एटम ठीक है एक स्पेशल एनर्जी लेवल, स्पेसिफाइड एनर्जी लेवल में जब इतना वाइब्रेशन कंप्लीट करते हैं 91, 92, 63, 1770, ऐसे याद करना होगा आपको मोबाइल नंबर जैसा 91, 92, 63, 1770 कंपन या वाइब्रेशन या साइकिल जितने टाइम में कंप्लीट करते हैं, ठीक है, उसी ड्यूरेशन को हम क्या करते हैं 1 सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड ये ड्यूरेशन, ठीक है, डिफाइंड है द टाइम इंटरवल ऑक्युपाइड बाय 91, 92, 63, 1770, ठीक है, साइकिल ऑफ स्पेसिफाइड एनर्जी इसको बहुत डिटेल से समझाया जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा अभी 11th क्लास में, ठीक है। ग्राउंड स्टेट से, ठीक है, एक स्पेसिफाइड लेवल में जाएगा, वहां से फिर से बैक लेवल में आएगा, इससे से बार बार वो वाइब्रेट होता रहेगा, साइकिल कंप्लीट करता रहेगा। इसी पर स्पेसिफाइड एनर्जी चेंज इन द सीजियम 133 एटम्स। डिफिनेशन नोट कर लीजिए, ऐसे नोट हो गया। फिर से बता दो 1 सेकंड का डिफिनेशन कि एटॉमिक क्लॉक या सीजियम 133 एटम स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में जाएगा और जब इतना वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा 91, 92, 63, 1770 वाइब्रेशन जब कंप्लीट करेगा उस ड्यूरेशन को बोलेंगे हम 1 सेकंड, ठीक है। फिर से इसको बताते रहा 1 सेकंड इज defined as the time interval occupied by 91, 92, 63, 1770 cycle of specified energy change in the cesium 133 atom। 1 केल्विन का डिफिनेशन, ठीक है। 1 केल्विन इज द फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट समझिए क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पर वाटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है उसे बोलते हैं हम ट्रिपल पॉइंट, और वो टेम्परेचर होता है 273.16 केल्विन होता है। इसी का 1/273.16 कर देंगे, जो आएगा वही 1 केल्विन कहलाएगा, वही 1 केल्विन कहलाएगा। तो डिफिनेशन याद क्या करना है, वाटर के ट्रिपल पॉइंट के 1/273.16 पार्ट को क्या करते हैं 1 केल्विन करते हैं। नोट करिए इस डिफिनेशन को। एम्पियर की डिफिनेशन में पहले समझिए 1 एम्पियर की डिफिनेशन कितना होता है। इसका 10th क्लास में आपने पढ़े थे कि I इक्वल होता है Q/T, जब Q इक्वल 1 कूलम और I इक्वल 1 सेकेंड, सॉरी T इक्वल 1 सेकेंड, I की वैल्यू कितना था 1 एम्पियर। इसका हम डिफिनेशन बना दिए थे क्या कि जब 1 कूलम चार्ज किसी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में जब पास करता है, फ्लो होता है, उसमें जो करंट बनेगा वो करंट कितना होगा 1 एम्पियर के इक्वल होगा। या तो क्लास 10 का डिफिनेशन हो गया, ठीक है। आप इंटरमीडिएट में आप आ गए हो, इंटरमीडिएट में इसी डिफिनेशन को थोड़ा दूसरे तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। जैसे डिफिनेशन समझिए कैसे बन रहा है। 2 पैरेलल वायर है जिनकी मोटाई नहीं है, मतलब पैरेलल, और 3 वायर, मतलब पतले वायर है, 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे गए हैं। कितने दूरी पर रखे गए, इनके बीच डिस्टेंस कितना है 1 मीटर के डिस्टेंस पर ये रखे गए। किसमें रखे गए हैं तो वैक्यूम में रखे गए। कहाँ रखे गए हैं वैक्यूम में। जब उसमें करंट फ्लो होगा, करंट हो सकता है दोनों में एक ही डायरेक्शन में हो सकता है एक में इधर हो, एक में अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है। इसकी वजह से इनके बीच फोर्स लगता है, वह फोर्स कितना होगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, यानी कि पर मीटर लेंथ पर इतना फोर्स लगेगा,
बात समझ में आ रही है? या फोर्स जब दोनों एक डायरेक्शन होंगे या अपोजिट डायरेक्शन होंगे तो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, उसका डायरेक्शन बदल सकता है, मतलब अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपल भी कर सकता है। इसके बारे में अभी ज्यादा डिस्कस नहीं करना, आप सिर्फ इतना है इस क्लास में यही जानिए कि दो पैरेलल वायर है जिनकी मोटाई क्या है, जिनकी मोटाई एकदम नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत पतले वायर है और 1 मीटर के डिस्टेंस पर वैक्यूम में रखे गए हैं और उसमें जब करंट फ्लो होता है तो वह करंट 1 एम्पियर के इक्वल होता है, वह करंट 1 एम्पियर के इक्वल होता है जब इनके बीच कितना न्यूटन पर मीटर फोर्स लगे, यानी कि पर मीटर लेंथ पर इतना न्यूटन फोर्स लगे तो समझिए वो जो करंट फ्लो हो रहा है वह 1 एम्पियर के इक्वल हो रहा है। ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूं, डिफिनीशन को मैं लिख रहा हूं ऊपर दो बराबर जैसा दिखेगा ऐसे। वन मीटर एम्पियर जो होता है वह यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है 1 एम्पियर इज द कांस्टेंट करंट व्हिच व्हेन maintained in the each of two straight parallel conductor, दो स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर हम उनके बीच कांस्टेंट जो करंट मेंटेन है उसी को हम 1 एम्पियर कहेंगे। ठीक है, कब when ना held 1 मीटर अपार्ट, दोनों क्या हो 1 मीटर की दूरी पर क्या हो वैक्यूम में रखे गए हो, है ना, सर प्रोड्यूस ए फोर्स ना पर यूनिट लेंथ, यानी पर यूनिट लेंथ वो कितना फोर्स प्रोड्यूस करेगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ठीक है, दोनों के बीच इतना फोर्स प्रोड्यूस होगा। वन कैंडेला होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है। वन कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन ए गिवन डायरेक्शन ऑफ सोर्स जो सोर्स होता है लाइट एमिट करने वाला जो सोर्स होता है उस सोर्स से किसी गिवन डायरेक्शन में, ठीक है, गिवन डायरेक्शन में वन कैंडेला कितने के कहते हैं दैट एमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक रंग का प्रकाश, एक रंग का लाइट रेडिएट करेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इतनी, यानी कि फ्रीक्वेंसी वाला लाइट गिवन डायरेक्शन में यदि इमिट करता है, ठीक है, इमिट करता है, इस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं येलो कलर। येलो कलर में क्या है फ्रीक्वेंसी इतना होता है, इतना हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्या करता हो इमिट करता है एंड दैट हैज ए रेडिएंट इंटेंसिटी ऑफ 1/683 वाट पर स्टेरेडियन, यानी कि रेडिएंट इंटेंसिटी जो है 1/683 वाट पर स्टेरेडियन, ठीक है, वो क्या करेगा रेडिएट करेगा। ठीक है, इन दैट डायरेक्शन में वो रेडिएट करेगा। इसको नोट करिए। बच्चों की चिंता है। चलिए, जो डिफिनेशन आपको बताया लिखवाया है वो आपको समझ में नहीं आएगा, उसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि एक सोर्स है, लाइट एमिट करने वाला एक सोर्स है जो एनर्जी रिलीज करेगा। जो एनर्जी रिलीज करेगा वो चारों तरफ रिलीज करेगा। मैं मान रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में, गिवन डायरेक्शन में इस एरिया से जो लाइट एमिट कर रहा है वो जो एक मतलब लाइट एमिट होगा मोनोक्रोमेटिक लाइट होगा, यानी कि या तो येलो कलर का ही है और नहीं तो उसकी फ्रीक्वेंसी का नाम डिफिनेशन में मैं फ्रीक्वेंसी लिखा हूँ, इसी फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं येलो कलर। या येलो कलर निकालिए या इस फ्रीक्वेंसी की लाइट या पर सेकंड पर स्टेरेडियन से, है ना, जितना एनर्जी निकलता है उस एनर्जी का 1/683 पार्ट क्या कहलाता है एक कैंडेला कहलाता है। कैंडेला को हम सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी स्मॉल डी। इसलिए किसी सोर्स से गिवन डायरेक्शन में एक हम सॉलिड एंगल बनाते हैं। सॉलिड एंगल आपको मालूम है सॉलिड एंगल कैसे बनता है? सॉलिड एंगल जैसे कोन शेप में बनता है। यहाँ से लाइट एमिट हो रहा है तो लाइट यहाँ से चारों तरफ से निकलेगा, सब जगह से निकलेगा, ठीक है, रेडिएंट एनर्जी यहाँ से निकलेगा, लाइट से निकलेगा से वो एनर्जी के फॉर्म में निकलेगा। वह एनर्जी पर सेकंड से, मान लीजिए एंगल जो है जो सॉलिड एंगल है वह 1 स्टेरेडियन है। कितना है? वह 1 स्टेरेडियन है। एक स्टेरेडियन सॉलिड एंगल के भीतर यदि कोई सोर्स रखा जाए लाइट एमिट करने वाला और वो लाइट एमिट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हर्ट्ज है, ठीक है, तो जो एनर्जी निकलेगा
वह एनर्जी निकलेगा एनर्जी पर सेकंड। जो एनर्जी रेडिएंट होगा यानी कि एनर्जी पर सेकंड जो एनर्जी रेडिएंट होगा उसका 1/683 ना पार्ट क्या कहलाता है, एक कैंडिला कहलाता है। डिफिनीशन समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया आगे आप लोग समझिएगा 12वीं में, ठीक है, नोट करिए। मोल जो होता है, मोल लिमिट है क्वांटिटी ऑफ मैटर का, ठीक है। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच contains as many elementary entities as there are atoms in इतना kg of प्योर कार्बन 12, यानी कि कार्बन 12 के इतने केजी में जितने एलिमेंट्स आते हैं उसी अमाउंट को हम क्या कहते हैं 1 मोल कहते हैं, ठीक है। यानी कैसे भी कर सकते हैं कि 1 मोल्स में अवोगाड्रो नंबर के बराबर, ठीक है, एलिमेंट्स या एटम्स आते हैं। वह अवोगाड्रो नंबर कितना था 0.22 × 10⁻23 एटम्स आएंगे। कितने आएंगे, इतने एटम्स अवोगाड्रो नंबर के इक्वल एटम्स आएंगे 1 मोल में, ठीक है। इस डिफिनीशन को आप नोट करो। लास्ट के 2 डिफिनीशन समझ में आ गया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो भी कोई टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। वन रेडियन का डिफिनीशन है। एंगल का यूनिट होता है क्या, रेडियन। रेडियन का डिफिनीशन पहले समझिए। मान लीजिए कि यह एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर O है, O से एक रेडियस इसका R, रेडियस कितना है इसका R। एक आर्क लेता हूं, मान लीजिए AB एक आर्क लेता हूं, AB R ही है, रेडियस R है। तो यह आर्क सेंटर पर एक एंगल सबटेंड करेगा। एंगल ना, एंगल इक्वल होता है फार्मूला से याद रखिए, एंगल इक्वल होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या, रेडियस। एंगल इक्वल होता है, एंगल जो थीटा एंगल सबटेंड किया उस एंगल इक्वल होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क में रेडियस से डिवाइड कर दोगे तो एंगल पता चल जाएगा, या एंगल फाइंड हो जाएगा कितना एंगल बना। ओके, आर्क मान लीजिए आप AB है और रेडियस है R, एंगल बन गया आपका थीटा। यदि यह आर्क AB जो है इक्वल हो जाए R के यानी कि रेडियस के, इस सर्कल के रेडियस इक्वल हो जाए आर्क, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो डिवाइड करो तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। थीटा की वैल्यू कितना आएगा 1, और 1 क्या आएगा आपका रेडियन, क्या आएगा 1 रेडियन। थीटा की वैल्यू जो एंगल निकला हुआ एंगल की वैल्यू कितना आ गया 1 रेडियन। यहाँ से डिफिनीशन बन जा रहा है कि 1 रेडियन इज एंगल, 1 रेडियन इज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एक आर्क के द्वारा सबटेंड हो रहा है एट द सेंटर ऑफ सर्किल, ठीक है। इन इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल, यानी कि इसका आर्क रेडियस के इक्वल हो, आर्क रेडियस के इक्वल हो, और वह आर्क सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करता है उसी एंगल को हम क्या करते हैं 1 रेडियन कहते हैं। ये डिफिनीशन क्या है, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी कि ये एंगल सबटेंडेड बाय एट द सेंटर, सेंटर को सबटेंड किया गया है ना, सर्किल के सेंटर को सबटेंड किया गया है किसके द्वारा, बाय एन आर्क, यानी कि आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल सबटेंड किया जाता है उसी एंगल को ये 1 रेडियन कहते हैं। आगे क्या कंडीशन है ना, आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस, यानी कि वो आर्क जो है उसके रेडियस के इक्वल होना चाहिए। जब आर्क रेडियस इक्वल होगा, आर्क AB रेडियस इक्वल हो जाएगा तो AB में दोनों इक्वल है तो एक से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1 आ जाएगा। ये समझ पाए नहीं तुम लोग, समझ पाए तुम? यस सर। तुम भी विपिन? यस। द स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन की डिफिनीशन, ठीक है। मान लीजिए स्फीयर, ये क्या है स्फीयर 3 डायमेंशनल फिगर होता है, ठीक है। स्फीयर का एक सेंटर O है और स्फीयर पे यहाँ कोई एक रेडियस में ले रहा हूँ, कोई सरफेस ले रहा हूँ, वो सरफेस है DA, क्या है सरफेस के एरिया क्या है DA। वह सरफेस
स्क्वायर के सेंटर पर जो सॉलिड एंगल फॉर्म करता है, जो सॉलिड एंगल फॉर्म करता है, उस सॉलिड एंगल को हम दिखाएंगे डी ओमेगा। सॉलिड एंगल को दिखाते हैं ओमेगा से, ठीक है। जो सॉलिड एंगल, इसका रेडियस है आर, इसका रेडियस कितना है, स्फीयर का रेडियस कितना है आर। तो सॉलिड एंगल का डिफिनेशन हो जाएगा, फार्मूला जाएगा डी एंगल इक्वल होता है डी ए अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा समझो इधर, डी ए क्या है, एरिया अपॉन आर स्क्वायर। डी एरिया, वो एरिया सरफेस जो एरिया इस पर सॉलिड एंगल फॉर्म कर रहा है। मान लो एरिया कितना है सर, इस स्फीयर के सरफेस पर एक एरिया हमने लिया डी ए, वह एरिया इसके सेंटर पर एक एंगल फॉर्म करेगा, सॉलिड एंगल पर, एंगल नहीं सॉलिड एंगल फॉर्म करेगा। तो सॉलिड एंगल को कहेंगे डी ओमेगा। क्या कहेंगे हम, डी ओमेगा। वो जो डी ओमेगा बनेगा, ठीक है, उसका फार्मूला होता है डी ए अपॉन रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। जब यह जो एरिया है, यानी एरिया जो स्फीयर के सरफेस पर जो एरिया है, जो सॉलिड एंगल फॉर्म कर रहा है, उसका एरिया इसके स्क्वायर यानी कि उसके रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाए, यह और यह इक्वल हो जाएगा। सरफेस पे जो एरिया है वह एरिया इक्वल हो जाए इस सरफेस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के। सरफेस स्फीयर के रेडियस है, रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाए जो सरफेस पर एरिया लिए हैं, जो सॉलिड एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसका एरिया और स्फीयर का रेडियस का स्क्वायर दोनों जब इक्वल हो जाए, इसमें जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो डी ओमेगा सॉलिड एंगल कितना जाएगा, 1 रेडियन है, क्या है कितना आएगा 1 रेडियन। तो 1 रेडियन इज अ सॉलिड एंगल। डेफिनेशन पढ़ना कैसे, देखो 1 रेडियन इज अ सॉलिड एंगल, ठीक है, subtended by at the center of sphere, at the center of sphere, ना, by the small area of the sphere, ठीक ना, by the small area of the sphere if the area of the sphere is equal to the square of radius of the sphere। समझो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 रेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर। यानी 1 रेडियन एक सॉलिड एंगल होता है जो स्फीयर के सेंटर पर सबटेंड होता है, किसके द्वारा ना, सेंटर ऑफ स्फीयर ना, बाय दैट सरफेस, उस सरफेस, ठीक है, बाय दैट सरफेस, यानी उस सरफेस के द्वारा व्हिच इज इक्वल टू द एरिया, ना, व्हिच इज इक्वल टू equal in area, which is equal in area to the square of radius of the sphere, यानी उस जिसका एरिया रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाए। फिर समझिए, सॉलिड एंगल वह एंगल होता है, ठीक है, सॉलिड एंगल किसी स्फीयर के सेंटर पर सबटेंड किया हुआ वह एंगल होता है जो ना, जो किसी स्फीयर के सरफेस से बनेगा, स्फीयर के सरफेस से सबटेंड होगा, और उस स्फीयर का जो एरिया है वह उतना ही होगा जितना कि इसके रेडियस का स्क्वायर होगा। नहीं समझ रहा है, कौन समझ गया इसको, ठीक है, फिर मैं बता रहा हूँ 1 रेडियन इज अ सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एरिया of the sphere, ना, area of the sphere, ठीक ना, if the area is equal to area of the sphere, ठीक ना, surface area होता है, ठीक है, surface area of the sphere is equal to the square of radius of sphere। फिर समझो, मान लो कि यह स्फीयर है, स्फीयर पर मैं एक सरफेस लिया हूँ, यह सरफेस लिया हूँ, इस सरफेस जो होता है, सरफेस 3 डायमेंशनल एंगल बनाएगा, चारों तरफ 3 डायमेंशनल बनाएगा ना, सॉलिड एंगल है 3 डायमेंशनल होगा। ये एरिया है, जाके यहाँ पर सब चारों तरफ से इधर से भी क्या करेंगे, सॉलिड एंगल बनाएंगे। मेरे बात को समझ पा रहे हो आप लोग? ऐसे मान लो सरफेस एरिया है, वो आके यहाँ से ऐसे एंगल बना रहा है, यहाँ सरफेस है, सरफेस आके यहाँ नीचे की तरफ एंगल बना रहा है, तो जो एंगल बना उसको एंगल नहीं कहेंगे, 3 डायमेंशनल है, सॉलिड एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। तो सरफेस स्फीयर के सेंटर पर जो सॉलिड
एंगल बनाता है वो साइड एंगल एक स्टेरेडियन कहलाता है। कब? जब इसका एरिया जो सरफेस एरिया जो इसने एंगल बनाया है ना वह इक्वल हो जाए स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये है इसका डेफिनेशन, नोट करिए।